झारखंड जीके ट्रिक में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सेकंड प्रैक्टिस सेट को करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी हिस्ट्री और बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट कर रखा है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों का एक संघ घोषित करता है, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स के बारे में बताता है। और ये क्वेश्चन जेएसएससी ने पूछा था एलडीसी का, जो 2015 में एग्जाम हुआ था। वहां पे हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या थे, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 360। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 1, आर्टिकल 1। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी अनुच्छेद आपको ऑप्शंस में दिख रहे हैं, ये सारा का सारा अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारा अनुच्छेद आपको आगे भी क्वेश्चन में किसी ना किसी रूप में रिलेटेड देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग इन चारों अनुच्छेद को अच्छे से अभी देख लेते हैं और आगे जो भी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा अनुच्छेद आएगा वो सारा अनुच्छेद भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन सारा आर्टिकल को भी हम लोग एक एक करके धीरे धीरे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 1 में क्या दिया गया है, भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। और आर्टिकल 9 में क्या बोला गया है, जो व्यक्ति स्वेच्छा से यानी कि खुद से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है वह अब भारतीय नागरिक नहीं है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप की बात की गई है। आर्टिकल 23 क्या बोलता है, जबरन श्रम यानी कि फोर्स्ड लेबर और मानव तस्करी यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बैन लगाने का बात करता है। और आखिरी बच गया हमारा आर्टिकल 360। ये क्या करता है, ये प्रेसिडेंट को पावर देता है फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करने का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल इनमें से किस व्यक्ति को रिपोर्ट करते हैं। ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है, राज्य के मुख्यमंत्री को, भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को या भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति को राज्यपाल जो है रिपोर्ट करता है, या हम लोग बोल सकते हैं गवर्नर किसको रिपोर्ट करता है, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है। अब यहाँ पे राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हम लोग सबसे पहले राज्यपाल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। जब प्रेसिडेंट का क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे हम लोग प्रेसिडेंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी देख लेंगे। तो चलिए राज्यपाल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, भारत में किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होता है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन को पूछा गया था। दूसरा पॉइंट क्या है, राज्यपाल के पास किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ करने, राहत देने, कम करने या निलंबित करने की शक्ति होती है। राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, यानी कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रख लें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, राज्यपाल विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देता है। राज्यपाल विधायिका सत्र भी बुलाता है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज सकता है जिसमें राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की जा सकती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए कौन सिफारिश राष्ट्रपति को भेजता है, मुख्यमंत्री भेजता है या गवर्नर भेजता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, गवर्नर भेजता है। राज्यपाल को अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए किए गए किसी भी कार्य के लिए अदालती कार्यवाही से पूर्ण छूट प्राप्त होती है। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ये जेपीएससी के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। यहाँ पे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनने का संभावना यहाँ से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन जेएसएससी में आपको ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, राज्यपाल किसी धन विधेयक को राज्य विधानमंडल द्वारा पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसे भी आप ध्यान में अच्छे से रख लें। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, विधान परिषद में
नहीं किया जा सकता है। कहाँ पे प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल और केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं किया जा सकता है। इसी पॉइंट के कारण क्या होता है कि राज्यपाल धन विधेयक को लौटा नहीं सकता है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? रीजन हो गया, नहीं लौटा सकता है। क्यों नहीं लौटा सकता है? क्योंकि यह विधान परिषद में नहीं होता है। और आखिरी पॉइंट क्या हो गया राज्यपाल से रिलेटेड? राज्यपाल अपनी सहमति दे सकता है, अपनी अनुमति रोक सकता है या राष्ट्रपति की सहमति के लिए विधेयक को आरक्षित कर सकता है। ठीक है, ये भी जेपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन जेएसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या है? ठीक है, ये भी एलडीसी का क्वेश्चन है। ऑप्शंस क्या क्या है? 2010 से 2015, 2012 से 2017, 2014 से 2019 या 2007 से 2012। अब अगर किसी को सिर्फ ये मालूम है कि पहला पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, तो भी ये आंसर तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो पहला पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 1951 में हुआ था। अब ये पूछ क्या रहा है? 12वां पंचवर्षीय योजना पूछ रहा है, यानी कि हर एक 5 साल बाद एक पंचवर्षीय योजना आएगा। लगभग 5 वर्ष का टाइम होगा। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं होगा। तो सीधा सीधा क्या होगा? 12 गुना 5, मतलब 60 साल का डिफरेंस कम से कम तो होना ही चाहिए। तो 1951 में अगर हम लोग 60 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 2011 आ जाएगा। अब अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा तो 2011 जो है एक भी ऑप्शन में नहीं है, और 2011 से जस्ट बड़ा कौन सा ऑप्शन हमें दिख रहा है? 2012 दिख रहा है। तो यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। याद करने का ट्रिक क्या है कि 12वां पंचवर्ष योजना क्या हुआ था? 2012 में ही हुआ था, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते? ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है? विशेष रूप से एक सरकार का गठन करने वाले राजनीतिक दलों की संयुक्त कार्यवाही के लिए एक अस्थायी संबंध। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अस्थायी संबंध। दूसरा ऑप्शन क्या है? मजबूत राष्ट्र सरकार और छोटी स्थानीय सरकार के बीच सत्ता विभाजन। ये बहुत वाहियात ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी, किसी भी आकार का एक सामाजिक समूह जिसके सदस्य एक विशिष्ट इलाके में रहते हैं सरकार को साझा करते हैं। ठीक है, ये भी ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। ठीक है, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की गई सत्ता, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। गठबंधन का एक ही ऑप्शन बच जाता है, अब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। ये क्वेश्चन आप जैसे ही पढ़ेंगे आपको एक ही ऑप्शन इसमें से सही देखने को मिलेगा, और इस ऑप्शन को आपको ध्यान में रखना है कि एक अस्थायी संबंध होता है, यानी कि गठबंधन का जो सरकार है कभी भी बीच में टूट सकता है अगर जो भी अलायंस पार्टी है, जो भी अपना सपोर्ट है, अगर उसको वापस ले लेती है तो ये एक अस्थायी सरकार होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली भाषा निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल की गई थी? अब ये जो 8th स्केड्यूल है ये काफी इंपॉर्टेंट आपका स्केड्यूल हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ से काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं झारखंड के एग्जाम में, और किसी एग्जाम के बारे में ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है वो मायने नहीं रखता है। हम लोग झारखंड के बारे में पढ़ रहे हैं और यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे भी आपको देखने को मिलेगा कि 8th स्केड्यूल से काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग इसके बारे में अच्छे से अभी पढ़ लेंगे। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑप्शन क्या है हमारे पास? 71वां संविधान संशोधन अधिनियम, 63वां संविधान संशोधन अधिनियम, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम या 81वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत नेपाली भाषा को ऐड किया गया था। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं, क्योंकि 8वां अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? भारतीय संविधान के भाग 17, ठीक है, इसको याद रखिए, भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक शामिल अनुच्छेद
आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। 343 से 351। इन भाषाओं में से 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया था। मतलब सबसे पहले 14 भाषा को शामिल किया गया था। उसके बाद काफ़ी अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, काफ़ी संविधान संशोधन हुआ और बारी बारी से भाषाओं को ऐड किया गया और अभी वर्तमान में 22 भाषाएं ऐड हो चुकी है, ठीक है। तो 1967 में इसमें पहला संशोधन हुआ जो कि संविधान का 21वां संशोधन था, जहां पे 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया था, ठीक है। कौन सी भाषा को शामिल किया गया था? सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। उसके बाद फिर से 1992 में 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को शामिल किया गया। यहीं से ये क्वेश्चन को बनाया गया था। तो 71वां संशोधन था और 71वां संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन में, जो कि 2004 से प्रभावी यानी कि पूरे तरीके से लागू कर दिया गया, उसमें कौन कौन सा भाषा को ऐड किया गया? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है और फिर से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको फिर से आप लोग ध्यान में देख ले। ये कौन सा संविधान संशोधन था? 92वें संविधान संशोधन था, जो कि 2003 में हुआ और ये पूरे तरीके से लागू कब हुआ? 2004 में हुआ, ठीक है। इसमें 4 भाषाओं को ऐड किया गया। कौन कौन सा भाषा था? पहला भाषा था बोडो, दूसरा भाषा था डोगरी, तीसरा भाषा था मैथिली और चौथा भाषा था संथाली। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करता है? यानी कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिशेस द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी? इस क्वेश्चन को जेएसएससी ने असिस्टेंट जेलर 2015 के एग्जाम में पूछा था। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या थे? आर्टिकल 17, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 या आर्टिकल 16। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 17, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी आर्टिकल दिए गए हैं सारे के सारे आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल हैं, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स में भी क्या है? राइट टू इक्वलिटी के आर्टिकल है, यानी कि 14 से लेके 18 तक के आर्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? राइट टू इक्वलिटी के आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो 17 नंबर आर्टिकल होता है उसे याद करने का ट्रिक क्या होता है? 17 का खतरा, ठीक है। 17 का खतरा, देखिए सिमिलर वर्ड आपको देखने को मिल रहा है। और जहाँ पे भी खतरा लिखा होता है उसे हमें क्या करना होता है? टच नहीं करना होता है। जिसे हाई वोल्टेज वाले एरिया में क्या लिखा होता है? खतरा लिखा होता है। ऐसे क्रॉस का साइन होता है और वहाँ पे क्या लिखा होता है? खतरा। उसे हमें टच नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये टच से हमें क्या याद करना है? अनटचेबिलिटी। तो इसका राइट आंसर 17 नंबर आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा ऐसी कार्यवाही करने को क्या कहा जाता है जिसमें वह किसी भी बिल या एक्ट पर अनिश्चितकालीन समय के लिए कोई कार्यवाही नहीं करते हैं? वीटो डिस्क्रिप्शन, वीटो इंडेफिनिट, पॉकेट वीटो या वीटो जजमेंट। तो जब प्रेसिडेंट कोई एक्शन नहीं लेता है तो उस टाइप के वीटो को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉकेट वीटो बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी देख लेते हैं। प्रेसिडेंट का जो भी वीटो पावर है दिया गया है, जहां पे पॉकेट वीटो में ये पावर प्रेसिडेंट को दिया जाता है कि वो कोई भी बिल या एक्ट को अनिश्चितकालीन टाइम तक रोक सकते हैं। और राष्ट्रपति को ऐसे 3 वीटो पावर्स दिए जाते हैं, ठीक है। एक होता है पूर्ण वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंशन वीटो और पॉकेट वीटो, ठीक। ये सारा कहाँ पे दिया हुआ है? आर्टिकल 111 में दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में वह कौन से पहले न्यायाधीश थे जिन पर धन का गलत प्रयोग करने के लिए राज्यसभा द्वारा महाभियोग चलाया गया था? ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है? सौमित्र सेन, सुचित्रा सेन, सुमित सेन या सौरी सेन। तो जिन पे महाभियोग चलाया गया था उनका क्या नाम था? सौमित्र सेन नाम था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर है। ये आपका 2009 में हुआ था, ठीक। कहाँ के न्यायाधीश के खिलाफ हुआ था? कोलकाता
हाई कोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ हुआ था। ठीक है, कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे सौमित्र सेन। और यहाँ पे 58 राज्यसभा सांसदों ने महाभियोग जो है सौमित्र सेन पे चलाया था। ठीक है, 58 सांसदों ने। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी अन्य सदस्य द्वारा पेश किए गए विधेयक को क्या कहा जाता है? निजी विधेयक, व्यक्तिगत विधेयक, आपत्ति विधेयक या एमपी विधेयक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निजी विधेयक, यानी कि प्राइवेट बिल। ठीक है, जब मंत्री के अलावा कोई अन्य सदस्य किसी विधेयक को पेश करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग प्राइवेट बिल बोलते हैं। और प्राइवेट बिल पेश करने से पहले 1 मंथ पहले ही सूचित किया जाना अनिवार्य होता है। और प्राइवेट बिल के लिए ही हर एक शुक्रवार यानी कि हर एक फ्राइडे जो है पहले से आरक्षित होता है प्राइवेट बिल डिस्कस करने के लिए। हर एक फ्राइडे और 1 मंथ पहले इन्फॉर्म करना जरूरी होता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत संघ के विरुद्ध किसी मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह माना, एक राज्य जो राज्य धर्म के रूप में किसी भी धर्म को नहीं पहचानता वह सभी धर्म से समान व्यवहार करता है। यानी कि राज्य के लिए कोई भी एक धर्म विशेष नहीं है, उसके लिए सारा धर्म एक समान है। ये किस केस में इस स्टेटमेंट को बोला गया था? एसआर बोमानी केस, केशवानंदा केस, LIC केस, माधव जीवाजी राव सिंधिया केस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एसआर बोमानी केस में ये स्टेटमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। और ये केस कब हुआ था? 1994 में हुआ था। एसआर बोमानी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के 50वें संशोधन द्वारा किस विषय पर संशोधन किया गया था? सुरक्षा, कार्मिक संपत्ति की रक्षा और संचार अवसंरचना के संदर्भ में मौलिक अधिकारों की कटौती करने के लिए तकनीकी संशोधन, या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का विस्तार, और 1990 तक संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन सदस्यों के नामांकन। ऑप्शन नंबर सी क्या है? संविधान की अनुसूची 9 के तहत भूमि सुधार अधिनियम और इस अधिनियम के संशोधन को रखना। ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिक्री कर, परिस्कोप और प्रयोजनीयता पर न्यायिक घोषणाओं को नकारने के लिए संशोधन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सुरक्षा, कार्मिक संपत्ति की रक्षा और संचार अवसंरचना के संदर्भ में मौलिक अधिकारों की कटौती करने के लिए तकनीकी संशोधन 50वें संशोधन द्वारा किया गया था। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? व्हाट अमेंडमेंट वाज मेड बाय द 5th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा अमेंडमेंट था? टेक्निकल अमेंडमेंट टू कंटेनमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स विथ रेस्पेक्ट टू सिक्योरिटी, पर्सनल प्रोटेक्टिंग प्रॉपर्टी एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। भारतीय संविधान का 50वां संशोधन कब हुआ था? 1984 में हुआ था। इसमें मुख्य रूप से अनुच्छेद 33 को संशोधित किया था। अब ऐसा करना भी बहुत जरूरी था। ठीक है, क्योंकि इससे जो आपका सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो किसी गलत हाथों में ना जाए, या पब्लिक होना भी बहुत तरह का इंफॉर्मेशन हमारे देश के लिए सही नहीं होता है। और यह संशोधन लागू किस पे होता है? जो कि खुफिया संगठन या सशस्त्र बलों जैसे इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, क्योंकि वहाँ का इंफॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे देश के लिए, और वो इंफॉर्मेशन किसी गलत हाथों में जाना हमारे देश के लिए खतरा हो सकता है। ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम उस इंफॉर्मेशन को बचा के रखें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गवर्नरों और लेफ्टिनेंट गवर्नरों को 5 वर्ष की अवधि के लिए कौन नियुक्त करता है? ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का मतलब क्या होता है? उप राज्यपाल होता है। यानी कि राज्यपाल और उपराज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, इसमें पूछा गया है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या संसद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रेसिडेंट नियुक्त करता है। ठीक है, अब देखिए मैंने पहले भी बताया था कि राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है
झारखंड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वहां से आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे बार बार पूछा जा रहा है। हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है राज्यपाल से रिलेटेड, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति 5 साल के कार्यकाल के लिए राज्यपालों और उपराज्यपालों की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल हमारा जनरल स्टेट के लिए हो जाएगा और उपराज्यपाल किसके लिए हो जाएगा, यूनियन स्टेट्स के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, राष्ट्रपति पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा अपवाद जैसा दिख रहा है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद कर ले, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अब गवर्नर से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है, 35 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिक होना चाहिए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से काफी आदमी को कंफ्यूज करके नेगेटिव मार्क्स दिया जा सकता है। पॉइंट क्या है, बाहरी लोग जिनका उस राज्य से कोई संबंध नहीं है जहां उन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, मतलब उस राज्य का नहीं होना चाहिए। जो हमारा प्रीवियस राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी हमारे झारखंड से बिलोंग नहीं करती थी। आप लोगों को ये कमेंट करना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी किस स्टेट से बिलोंग करती है। चलिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं कि राज्यपाल का क्या भूमिका होता है। एक राज्य का प्रमुख होता है, लेकिन कभी कभी एक से अधिक का भी प्रमुख हो सकता है। अब उपराज्यपाल का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, यूनियन स्टेट्स में निर्वाचित किया जाता है। प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के लिए ये प्रशासक होता है, एक्सेप्ट दिल्ली। दिल्ली का कुछ अलग रूल है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रख लें। दिल्ली को छोड़ के जितना भी यूनियन स्टेट्स हैं वहां का प्रशासक कौन होता है, उपराज्यपाल होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संविधान के 86वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत का आदर करना और उसको संरक्षित करना। ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसे बेहतर बनाना। ऑप्शन नंबर सी, वैज्ञानिक मिजाज, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना का विकास। या ऑप्शन नंबर डी, माता पिता या अभिभावक को अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना चाहिए। इंग्लिश में भी आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो जो 86th अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है, 2002 में लाया गया, और किस लिए लाया गया, तो ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे लिखा हुआ है, पेरेंट और गार्जियन शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसे किस आर्टिकल में जोड़ा गया, 21A आर्टिकल में जोड़ा गया है। तो इसको भी अगर याद कर सकते हैं तो ठीक है, वरना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति 3 प्रकार की आपात स्थितियों की घोषणा कर सकते हैं, इनमें से कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित नहीं है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 123 या आर्टिकल 360। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 123। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया था, नहीं है। ये भी आपका जो है इमरजेंसी से रिलेटेड है, ये भी इमरजेंसी से रिलेटेड है, इसको हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ये भी हमारा इमरजेंसी से रिलेटेड है। कौन सा इमरजेंसी से रिलेटेड है, वित्तीय इमरजेंसी से रिलेटेड है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस के बारे में एक्सप्लेन करता है। ठीक है, चलिए अब इन आर्टिकल को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो इमरजेंसी आर्टिकल है वो कौन कौन से हैं, 352 नेशनल इमरजेंसी के लिए, 356 प्रेसिडेंट रूल के लिए स्टेट में, और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए। और जो 123 आर्टिकल होता है वो क्या होता है, गिव्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द पावर टू मेक लॉज। इंग्लिश में हो गया ऑर्डिनेंस पावर, और हिंदी में क्या हो गया, अध्यादेश। तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग याद करके रख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के संविधान के पहले संशोधन का उद्देश्य क्या था। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ठीक
ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, किसी को इजी भी लग सकता है। ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास? जमींदारी उन्मूलन कानून की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करना, एक संसदीय मतदाता गण के लिए जनसंख्या की ऊपरी सीमा को हटाना, संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध और संबंधित विधायकों को शामिल किया जाना। ऑप्शन नंबर डी, व्यापार और वाणिज्य को शामिल करने के संबंध में 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची की दाखिला 33 को फिर से अधिनियमित करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जमींदारी उन्मूलन कानून से रिलेटेड जो है पहला संशोधन में कई सारा प्रावधान था, जिसमें से एक प्रावधान जमींदारी उन्मूलन के बारे में था। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ए मेरे हिसाब से होना चाहिए। चलिए अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो जो संविधान का पहला संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1951 में हुआ था, और पहला पंचवर्षीय योजना भी 1951 में हुआ था। तो ये डेट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे आधिकारिक तौर पर संविधान अधिनियम कहा गया है, क्योंकि ये पहला संशोधन था। इस संशोधन का क्या क्या प्रावधान था? अनुच्छेद 15 में नागरिकों के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए सरकार को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। और अनुच्छेद 19 में क्या चेंजेस किया गया? भाषण और अभिव्यक्ति की प्रतिबंधित स्वतंत्रता निम्न पर आधारित है। क्या क्या? विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, किसी अपराध के लिए उकसाना, और लास्ट क्या है? जमींदारी पर। ठीक है, जमींदारी प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाले कानून का समर्थन किया गया। तो ये कुछ प्रावधान हो गए हमारे 1951 संशोधन से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक अविभाज्य अंग नहीं है और इस प्रकार यह न्यायालय में परिवर्तनीय योग्य नहीं है? ऑप्शंस क्या क्या है? बेरूबारी मामला, ब्रिजमोहन मामला, के.एम. नानावती मामला, राम बहादुर मामला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेरूबारी मामला, ऑप्शन नंबर ए। अब अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया है, पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 में अभी हम लोगों ने जितना क्वेश्चन डिस्कस किया है, इन दोनों को अगर कंबाइंड करें तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और सारा का सारा क्वेश्चन जो भी झारखंड में पूछा गया है 6 टॉपिक से बिलोंग करता है। ठीक है, ये 6 टॉपिक कौन कौन से टॉपिक है? तो ये हमारा 6 टॉपिक है जहां से सारा क्वेश्चन झारखंड ने अभी तक पूछा है। पहला टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंट डेट्स। दूसरा टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंट पार्ट, स्केड्यूल और आर्टिकल। फिर क्या है? लैंडमार्क केसेस ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है। सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी कुछ क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिलेंगे, जो मैं अभी इंक्लूड करने वाला हूं। और बाकी जो क्वेश्चन बच गया, इंपॉर्टेंट ऑफिसेस जैसे गवर्नर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या मुख्यमंत्री। अब इन 6 टॉपिक में से भी इन 5 टॉपिक से 70 to 85 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, और ये काफी छोटा पार्ट है पॉलिटी का। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी एग्जाम के लिए। अब बाकी जो आपका क्वेश्चन बच रहा है 15 से 30%, ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है? इंपॉर्टेंट ऑफिसेस से पूछा जाता है। इसलिए हम लोग इसका एक जुगाड़ करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग एक लेक्चर लाने वाले हैं इस लेक्चर के बाद, जिसमें इन 5 टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है याद करना। ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इस स्लाइड से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स ऑफ पॉलिटी वाले लेक्चर में आने वाला है। जैसे अगर हमें 12 स्केड्यूल को याद करना है तो काफ़ी लोगों को पता है कि ये कैसे याद करते हैं, हम लोग इस ट्रिक से याद करते हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, अब हमारे जो पीएम है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, ये देखिए ओल्ड भी हो गए हैं और काफ़ी रोने में चर्चित भी हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। अब इन वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो टी से टेरिटरी हो जाएगा, ई से इमोल्यूमेंट हो जाएगा, ए से अफर्मेशन, आर से राज्यसभा। ठीक है, ऐसे करके हम लोग एक एक वर्ड से पूरा 12 का 12 अनुसूची स्केड्यूल को हम लोग याद कर लेंगे। और ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, उसको भी हम लोग
ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे ताकि लंबे समय तक याद कर सके और बहुत आसानी से याद कर सके। अब यहाँ पे देखिए अदर स्केड्यूल्ड एरिया में कौन कौन सा स्टेट्स आता है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। तो हम लोग इसे ATM स्क्वायर ट्रिक से याद कर लेंगे, ठीक है। A से हो जाएगा हमारा असम, T से हो जाएगा त्रिपुरा और M स्क्वायर का मतलब हो गया 2M। एक M हो गया मेघालय के लिए और एक M हो जाएगा मिजोरम के लिए। तो इस तरह से हम लोग अच्छे ट्रिक का यूज करके इम्पॉर्टेंट आर्टिकल और जो भी इम्पॉर्टेंट स्केड्यूल है, पार्ट है, उनको हम लोग याद कर लेंगे। तो चलिए फिलहाल अभी इस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रस्तावना इनमें से किस अनुष्ठान पर आधारित है जिसका संविधान सभा में मसूदा तैयार किया गया था और पेश किया गया था। अब काफी क्वेश्चन हिंदी में टफ होता है, मैंने कई बार इस चीज का डिस्कशन पहले भी किया है, इसलिए हम लोग इंग्लिश में भी इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीडिंग्स दैट वाज ट्रैप्ड एंड मूव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब अगर हम इसका ऑप्शन देखें तो ये क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है। ऑप्शन क्या है, इंडेक्स, लॉस या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और चौथा ऑप्शन क्या है, इंटरफेरेंसेस। अब यहाँ पे उद्देश्य संकल्प थोड़ा समझना टफ हो जाता है और इस इजी वाले क्वेश्चन को हम लोग गलत कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य संकल्प पर आधारित है। यह प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार और पेश किया गया था। सभा ने 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव अपनाया और प्रस्तावना 26 जनवरी 1950 को लागू हुई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे प्रस्तावना से रिलेटेड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। राज्य विधानमंडल को पूर्ण विचार के लिए राज्यपाल कौन सा विधेयक नहीं लौटा सकते? ऑप्शंस क्या क्या है, साधारण विधेयक, धन विधेयक, संशोधन विधेयक या निजी विधेयक। हम लोगों ने ऑलरेडी राज्यपाल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ लिया है और वहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि धन विधेयक को राज्यपाल नहीं लौटा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव निम्नलिखित में से किस जरिए द्वारा किया जाता है? ऑप्शंस क्या क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एकल अंतरनीय मत प्रणाली, प्रधानमंत्री द्वारा नामांकन या एकल गैर अंतरनीय मत प्रणाली। इंग्लिश का ऑप्शन को देखते हैं, थोड़ा इजी लगेगा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, नॉमिनेशन बाय प्राइम मिनिस्टर या सिंगल नॉन ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एकल अंतरनीय मत प्रणाली। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। अब राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा सेलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा राज्यसभा के मेंबर्स का चुनाव किया जाता है, ठीक है। मैक्सिमम कितना हो सकता है राज्यसभा का सदस्य? 250 हो सकता है। हम लोगों ने ऑलरेडी से डिस्कस किया हुआ है और करंटली कितने सदस्य हैं अभी? 245 सदस्य हैं, जिसमें से 229 क्या है, स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं, और 4 यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी जो 12 बच गया ये प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टोटल 245 मेंबर्स के बारे में फिर से हम लोगों ने रिवीजन कर लिया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग करके आयोजित किया जाता है, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यही वर्ड से क्वेश्चन को बनाया गया था, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यहाँ पे 2 पॉइंट है याद करने लायक, एक 6 वर्ष के लिए चुना जाता है और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछा गया और बार बार पूछा जाता रहेगा कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है,
तो इसको आप अच्छे से याद कर लें। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय जाने के अधिकार को कौन स्थगित कर सकते हैं? प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या मुख्य चुनाव आयोग? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति न्यायालय जाने के अधिकार को स्थगित कर सकता है। और ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? यह आर्टिकल 359 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी भी अदालत में जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है। और हम लोगों ने इमरजेंसी के तीनों आर्टिकल को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जहाँ पे हम लोगों ने आर्टिकल 123 को भी डिस्कस किया था। ये क्या है? अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस के बारे में हमें बताता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 किसकी विवेचना करता है? ऑप्शंस क्या क्या है? राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश बनाने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय का सुझावात्मक अधिकार, जम्मू कश्मीर का विशेष हित, चुनाव आयोग के देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव से। तो अभी जस्ट हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अध्यादेश के बारे में बताता है, यानी कि ऑर्डिनेंस पावर के बारे में बताता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस रिट में यह अर्थ निकलता है कि वी कमांड? मतलब कौन सा रिट का मतलब है वी कमांड? जब आप पांचों रिट्स के बारे में पढ़िएगा तब आपको डायरेक्टली वहां पे वी कमांड लिखा हुआ मिल जाएगा। अब आपको बताना है कि कौन सा रिट का मतलब सीधा सीधा वी कमांड निकलता है। हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यो वारंटो या सर्टियोरेराई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मैंडेमस। मैंडेमस का लिटरल मीनिंग वी कमांड निकलता है। चलिए अब इन रिट्स के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और हमारा मेन मकसद ही है एग्जाम को निकालना, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग थोड़ा सा टाइम देके पढ़ते हैं। अब हमारे संविधान में 5 तरह के रिट्स को बताया गया है। कौन कौन सा है? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हेबस कॉर्पस। दूसरा है परमादेश। तीसरा है उत्प्रेषण या सर्टियोरेराय। चौथा है प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन। और पांचवा है अधिकार परीक्षा यानी कि क्यो वारंटो। ये सारा रिट्स फंडामेंटल राइट्स में 32वें आर्टिकल में बताया गया है। चलिए अब और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। भारतीय संविधान में रिट मौलिक अधिकारों को मजबूत करने के लिए एक उपाय है या एक जरिया है। रिट अदालत द्वारा जारी किया गया एक लिखित आदेश होता है। यह आदेश किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को कोई खास काम करने या ना करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। प्राधिकारी का मतलब क्या हो गया? कोई भी अथॉरिटी। किसी व्यक्ति या अथॉरिटी को कोई खास काम करने या ना करने के लिए दिया जाता है। भारतीय संविधान के तीसरे भाग के अनुच्छेद 32 व अनुच्छेद 226 में उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया है। मतलब सीधा सीधा रिट्स का क्या काम है? हमारे फंडामेंटल राइट्स को मजबूत करना, ठीक है। बस इसी को याद करना है, ठीक। और ये कहाँ पे दिया गया है? अनुच्छेद 32 में है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है, और अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट को पावर देता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये 5 रिट क्या है। तो पहला रिट क्या था हमारा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इस रिट का उपयोग क्या होता है? गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किया जाता है। मतलब सीधा सीधा आपको क्या याद करना है? ये वाला वर्ड को दिमाग में रखना। गैर कानूनी हिरासत के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है रिट से, तो वो क्या होगा? हमारा हेबस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा रिट आ गया परमादेश यानी कि मैंडेमस। इस रिट का उपयोग क्या होता है? अदालत द्वारा उस सार्वजनिक अधिकारी को आदेश देने के लिए किया जाता है जो अपना कर्तव्य निभाने में विफल रहा है या अपना कर्तव्य निभाने से इनकार कर दिया है, उसे अपना काम फिर से शुरू करने का आदेश दिया जाता है। तीसरा रिट है निषेध यानी कि प्रोहिबिशन। एक उच्च पद वाली अदालत उस अदालत के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी करती है। मतलब हायर लेवल कोर्ट होगा, वो लोअर लेवल वाले कोर्ट को आदेश देगा किसी काम को पूरा करने के लिए। ये हो गया सर्टियोरारी, ठीक है। यह रिट
उच्च अधिकार वाली अदालत द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को जारी की जाती है। ये भी एक तरीके से निषेध जैसा देखने को प्रतीत हो रहा है, जिनमें उन्हें आदेश दिया जाता है कि या तो उनके पास लंबित मामले को अपने पास स्थानांतरित कर ले या किसी मामले में उनके आदेश को रद्द कर सके। ठीक है, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने वाला पॉइंट कहाँ है, तो यहाँ से आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें से लेके को रद्द किया जाए। यहाँ पे आदेश रद्द करने का या एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में केस को ले जाने का आदेश दिया जाता है, और यहाँ पे देखिए वैसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो इस पॉइंट से हम लोग दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, और पांचवा क्या था, क्यो वारंटो। इसका क्या मीनिंग होता है, बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, यानी कि किस अधिकार से। हिंदी मीनिंग दिखा जाए तो किस अधिकार से। जहाँ पे अधिकार, अथॉरिटी ये सब वर्ड देखने को मिले वहाँ पे आपको समझ जाना है कि ये क्यो वारंटो रिट के बारे में बताया या पूछा जा रहा है। और ये किसे दिया जाता है, जबरदस्ती कब्जा लेने वाले को एक वास्तविक सार्वजनिक कार्यालय पर गलत तरीके से कब्जा करने से रोकने के लिए जारी की जाती है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्यो वारंटो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से देश के किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा उटपटा है, एकदम बचपन वाला जीके जैसा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऑप्शन पढ़ के डायरेक्टली हम लोग याद कर लेंगे। पहला ऑप्शन है मुंबई उच्च न्यायालय, दूसरा ऑप्शन है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, तीसरा ऑप्शन है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, चौथा ऑप्शन है कोलकाता उच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। इसका क्षेत्र अधिकार सबसे ज्यादा है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा है जो सरकारी भाषा की सूची में नहीं है। अब देखिए ये 8वां अनुसूची फिर से आ गया है। पार्ट 1 में आपने देखा था ऑलरेडी, इससे 2-3 क्वेश्चन पूछा जा चुका था और फिर यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि एक ही टॉपिक से कैसे बार बार क्वेश्चन को पूछा जाता है। उन्हीं टॉपिक पे हम लोगों को अभी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, यही इस लेक्चर का परम उद्देश्य है। चलिए अब ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन क्या है, पर्शियन, संस्कृत, कश्मीरी या नेपाली। नेपाली वाला क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, तो ये 8वीं अनुसूची में ऑब्वियसली होगा। कौन सा संविधान संशोधन में था, तो 71वां संविधान संशोधन में था। ठीक है, कश्मीरी भी जो है हमारे 8वीं अनुसूची में आता है और संस्कृत भी हमारे 8वीं अनुसूची में आता है। लेकिन पर्शियन जो है एक विदेशी भाषा है, इसलिए ये हमारे राज्य भाषा की सूची में नहीं आता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए एक नज़र देख लेते हैं हम लोग, वो 22 भाषा कौन सा है जो कि 8वीं अनुसूची में दिया गया है। पहला क्या है, आसमीस, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नाडा, काश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये लास्ट वाला आप लोग को दिख रहा होगा कि सारा जो है, जो लास्ट संशोधन हुआ है भाषा को लेके, उसमें जोड़ा गया है। आप लोगों को अगर थोड़ा सा इंटरेस्टेड है तो आप लोग हमें ये बता दीजिएगा कमेंट में कि सिंधी भाषा को कब ऐड किया गया और किस अमेंडमेंट में ऐड किया गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। यह सजा के दौरान व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 के अधीन अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को नहीं प्रदत्त संरक्षण है, यानी कि फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग कौन से अधिकार अपराधी को नहीं दिए जाते हैं आर्टिकल 20 के अकॉर्डिंग, उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शंस क्या क्या है, एक पोस्ट फैक्टो कानून, दोहरी सजा, स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने का प्रतिबंध, 24 घंटे के अंतर्गत जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत होने का अधिकार। इंग्लिश में थोड़ा पढ़ लेते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जेपर्डी, प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन या राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। तो ये भी देखिए प्राप्त होता है अपराधियों को, ये भी अधिकार प्राप्त होता है और ये भी अधिकार प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बच गया, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
डी। चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल 20 में कौन कौन सा अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 20 सबको पता है फंडामेंटल राइट का आर्टिकल है, ठीक है। फंडामेंटल राइट का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक होता है, 12 से 35 तक का होता है, जो कि एक्चुअल में स्टार्ट होता है 14 से। 12 और 13 इसके बारे में बताता है बस, ठीक है। 14 से स्टार्ट हो जाता है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फलाना ढकाना, ठीक है। ये सब हम लोग बहुत डिटेल में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटी नोट्स में पढ़ने वाले हैं, जो इस लेक्चर के बाद आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा। तो आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 को निलंबित नहीं किया जा सकता है, ये पॉइंट ध्यान से रख लें, इसलिए मैंने इस पॉइंट को सबसे पहले लिखा है। यहाँ से क्वेश्चन बनने का बहुत ज़्यादा संभावना, और झारखंड में अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो आपको अगले 1-2 साल में या इसी एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लें, ठीक है। JSSC CGL 2023, अब 2024 हो चुका है, अच्छे से लिख देता हूँ, JSSC CGL 2024 का क्वेश्चन ये वाला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 20 इंक्लूड्स द फॉलोइंग प्रोविजंस। पहला क्या है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जेपर्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ये तीनों हमारा ABC ऑप्शन हो गया, ठीक है। चौथा ऑप्शन जो वहाँ पे दिया गया था हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, तो आपको इन चारों पॉइंट को दिमाग में थोड़ा सा रख लेना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के अंतर्गत पूरे देश में या देश के कुछ हिस्सों में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। उसके आधार कौन कौन से हैं, देखिए बार बार 352, 359 ये सारा जो इमरजेंसी वाला आर्टिकल है बार बार उसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि यही एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए क्या है, बाहरी आक्रमण की स्थिति में। ऑप्शन बी क्या है, सैनिक विद्रोह। ऑप्शन सी क्या है, आंतरिक व्यवस्था। और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो देखिए बाहरी आक्रमण की स्थिति में भी आपातकाल की घोषणा कर सकता है, सैनिक विद्रोह की स्थिति में भी आपातकाल की घोषणा कर सकता है, लेकिन आंतरिक यहाँ पे व्यवस्था लिखा है, आंतरिक व्यवस्था में नहीं कर सकता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अब चलिए काफ़ी लोगों का खून खौल रहा होगा कि नहीं सी भी आंसर होना चाहिए था। अब सी आंसर क्यों नहीं होगा, चलिए इसको देखते हैं। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। ये ट्रिकी क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि आप लोग अगर ध्यान दीजिएगा तो ये JPSC ने पूछा है, JSSC ने नहीं पूछा है, इसलिए ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकालीन अधिनियम है, ये सबको पता है। दूसरा पॉइंट, यह भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की स्थिति घोषित करने की शक्ति देता है यदि उन्हें लगता है कि देश की सुरक्षा को खतरा है। ये भी हम लोगों को अभी तक पता चल चुका है। अब कौन कौन सी ऐसी स्थिति है जिसमें उन्हें लगता है कि देश की सुरक्षा को खतरा है, तो पहला स्थिति है सशस्त्र विद्रोह, मतलब कि आर्म्ड रेबेलियन, ये हमें ऑप्शन में गिवन था। दूसरा है युद्ध, तीसरा है बाहरी आक्रमण, एक्सटर्नल एग्रेशन, ये भी हमें ऑप्शन में गिवन था। चौथा क्या है, आंतरिक विद्रोह, यहाँ पे कोई व्यवस्था या सिस्टम का बात नहीं हो रहा, यहाँ पे विद्रोह होना चाहिए। यहीं पे क्वेश्चन को जो है घुमाया गया था और काफी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो गए थे एक्चुअल एग्जाम में भी, और इस वीडियो में भी काफी स्टूडेंट ऑलरेडी कंफ्यूज हो चुके होंगे। तो यहाँ पे विद्रोह जब होगा, इंटरनल रेबेलियन होगा, तब आपातकाल राष्ट्रपति घोषित कर सकता है, ना कि आपका व्यवस्था में घोषित करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आंतरिक विद्रोह होता तो ये भी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में राज्य के परिसीमन की व्यवस्था किस अनुच्छेद में दी गई है, आर्टिकल 368, आर्टिकल 130, आर्टिकल 70 या आर्टिकल 3। मतलब कि यहाँ पे बाउंड्री के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शुरू वाला आर्टिकल होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले देश डिफाइन करेगा, उसका बाउंड्री डिफाइन करेगा, ठीक है। तो शुरू में ही ये सब होना चाहिए हम लोगों के अकॉर्डिंग। तो हम लोग अगर तुक्का मारेंगे ऑप्शन डी, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी ही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब चलिए थोड़ा इन आर्टिकल्स को एक एक नज़र में देख लेते हैं। अब जितना भी आर्टिकल्स आपको क्वेश्चन में दिख रहे हैं, ये सारा आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी मैंने चर्चा किया हुआ है। तो आर्टिकल 368 क्या ग्रांट करता है, पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन
टू पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट को पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशन को संशोधन करने के लिए। आर्टिकल 130 क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट शुड सिट इन दिल्ली और इन अदर प्लेसेस एज डिसाइडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 130 में लिखा गया है। आर्टिकल 70 क्या है? अन्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति के कर्तव्यों के निर्वहन को शामिल किया गया है, यानी कि कुछ डिफरेंट अगर कंडीशन आ जाए तो वहां पे राष्ट्रपति क्या क्या करेगा उसके बारे में बताया गया है। और जहां से क्वेश्चन आया है आर्टिकल 3, ठीक है, इसमें क्या क्या है चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 3 संसद को यह शक्ति देता है। कौन कौन सी शक्ति देता है? नए राज्य बना सकता है, मौजूदा राज्यों की सीमाएं बदल सकता है, बाउंड्री के बारे में बताया गया है, मौजूदा राज्यों का नाम बदल सकता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों का विलय कर सकता है, यानी कि जोड़ा जा सकता है, बिहार झारखंड को फिर से एक किया जा सकता है। अनुच्छेद 3 संसद को यह भी शक्ति देता है। कौन कौन सी शक्ति देता है? किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकता है, झारखंड को बड़ा कर सकता है, किसी राज्य का क्षेत्रफल कम कर सकता है, यानी कि यूपी को कम कर सकता है, किसी भी राज्य की सीमाएं बदल सकता है, यानी कि झारखंड का जो है सीमा और बढ़ा सकता है, किसी भी राज्य का नाम बदल सकता है। जो हमें राज्य याद नहीं होता है उसका हम लोग आसानी से रामू सामू भी नाम करके चेंज कर सकते हैं, अगर हम लोग पार्लियामेंट में बहुत अच्छे पावरफुल वाले आदमी हैं तो। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रधानमंत्री नेहरू ने 1953 में राज्यों के भाषाई आधार पर पुनर्गठन के अध्ययन के लिए एक समिति का गठन किया था। वह किसके नेतृत्व में हुआ था? ये भी जेपीएससी का क्वेश्चन है जो कि अकाउंट ऑफिसर एग्जाम में पूछा गया था। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शंस क्या क्या है। टीटी कृष्णमाचारी, वल्लभ भाई पटेल, फजल अली या जीबी पंत। तो जो 1953 में आपका समिति बना था उसका लीडर कौन था? तो फजल अली उसका लीडर था, ऑप्शन नंबर सी। फजल अली के साथ और 2 मेंबर थे। कौन कौन से मेंबर थे? एक थे हृदयनाथ कुंजरू और दूसरा मेंबर थे KM पानीकर, नेहा कक्कर वाला पानीकर। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1955 का नागरिकता कानून को किस वर्ष बदल दिया गया है? ठीक है, अब सबसे पहला बात, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? जेपीएससी ने पूछा है और डिफिकल्ट होने का क्या वजह है? क्योंकि नागरिकता कानून को कई बार बदला गया है। अभी हम लोग देखेंगे कि कितना बार बदला गया है। सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1986, दूसरा ऑप्शन है 1993, तीसरा ऑप्शन है 2006 और चौथा ऑप्शन है 2009। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब कईयों को लग रहा होगा 2006 या 2009 इसका आंसर होना चाहिए। अब क्यों लग रहा होगा? चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो नागरिकता अधिनियम को टोटल 6 बार अभी तक किया जा चुका है। पहला अमेंडमेंट हुआ था 1986 में, दूसरा अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, तीसरा अमेंडमेंट हुआ था 2003 और 2005 में। यही दोनों के वजह से काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि 2006 या 2009 आंसर होना चाहिए। ठीक है, और पांचवा हुआ था 2015 में और छठा हुआ था बहुत ही लेटेस्ट 2019 में। अब इसमें क्या क्या हुआ था ऑलरेडी मैंने इसमें काफ़ी संक्षिप्त रूप में लिख रखा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपना नोट्स में ऐड कर सकते हैं। ये जेपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है, पहले मैं बता दे रहा हूँ। जेएसएससी के लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसका एक्सप्लेनेशन, बस इसका ईयर्स इम्पोर्टेंट है। 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019। ठीक है, तो अगर आप इन ईयर्स को ध्यान से देखिएगा तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1986 देखने को मिलेगा। तो यही इस क्वेश्चन का ट्रिकी पार्ट। चलिए अब इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में नागरिकता कानून में परिवर्तन करने का अधिकार निम्न में से किस संस्था को दिया गया है या किस संस्था को है? ऑप्शंस क्या क्या है? संघीय सरकार यानी कि यूनियन कैबिनेट, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या कानून आयोग यानी कि लॉ कमीशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पार्लियामेंट को नागरिकता कानून में अमेंडमेंट करने का पावर होता है। अभी हम लोगों ने देखा कि 6 बार नागरिकता कानून में अमेंडमेंट किया जा चुका है।
ठीक है, कब कब किया जा चुका है ये भी हम लोगों ने देखा है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि किस आर्टिकल में संसद को या पार्लियामेंट को नागरिकता के कानून में अमेंडमेंट करने का अधिकार है। तो वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 11 में इसके बारे में दिया गया है। तो चलिए इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग इस इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जय झारखंड, जय हिंद।